हाँ, हेलो जी, नमस्ते। अच्छा, हम जो बलबन का पढ़ रहे थे, बलबन के बारे में आपका ये सेकंड पेपर है, गुलाम वंश का पढ़ रहे हैं। अब जो हम पढ़ाएंगे आपके बलबन की ताज की प्रतिष्ठा या सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए बलबन ने जो कार्य किए रहे थे, इस कार्य को बलबन के प्रशासनिक सुधार भी कह सकते हैं। और ताज की प्रतिष्ठा या वो जो मैंने पहले बताया, ये वो भी आप यानी कि ताज की या सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए बलबन के कार्यों का जो कार्य जो थे वो भी बता सकते हो। और बलबन के लौ और रक्त नीति का जो उसके दरबार के अंदर जिस तरह से उसने भय और आतंक का माहौल फैलाया था, वो जो है हिंदू विद्रोह थे, 40 हिंदू विद्रोह का जो अंत किया था, 40 गुलामों के दल का उसने दमन किया था, ये आप उसमें बता सकते हो। अब जो आपको बताएंगे कि बलबन के समय में जो मतलब एक तो दो चीज़ें आपको बताना है, तुगरील के विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण। अब जो है बलबन के शासनकाल की ये एक मुख्य घटना थी कि लखनौती या बंगाल का जो सूबेदार या राज्यपाल भी कह सकते हैं, तुगरील का विद्रोह था। तुगरील जो तातार खां की मृत्यु के बाद लखनऊ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और बलबन का दास था। तुगरील का जो विद्रोह है 1279 ईस्वी में हुआ था। यह सोच करके उसने विद्रोह किया था कि अब सुल्तान जो है बूढ़ा हो चला है और वो मंगोलों के आक्रमण में इतना व्यस्त है कि अगर वो विद्रोह भी कर देगा तो किसी भी तरह से दबाने वो नहीं आएगा। तो इसलिए उसने विद्रोह यह सोच करके विद्रोह किया था और तुगरील ने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर लखनऊ का स्वतंत्र शासक घोषित हो गया था। जब तुगरील का विद्रोह की खबर जब बलबन को पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने अवध के हाकिम जो था अमीन खां को एक शक्तिशाली सेना के साथ तुगरील की तरफ विद्रोह के दमन करने के लिए भेजा। वो तुगरील की सेना के सामने गया था, लेकिन तुगरील ने उसे परास्त करके उसको भगा दिया। तो अपनी जो सेना जो है उसकी असफलता को देख करके बलबन को बहुत गुस्सा आया और अमीन खां को अवध के फाटक पर फांसी या सूली पर लटकवा दिया। इसके बाद फिर उसने दो जो है वह अपने सेनापति उसके नेतृत्व में अलग अलग सेनाएं भेजी थी, लेकिन तुगरील ने इसे भी परास्त कर दिया। अब क्या हुआ कि तो वो मतलब बलबन को और ज़्यादा गुस्सा आया और वो खुद 1280-81 में खुद सेना लेकर के वहाँ पर गया और उसने मतलब जो है तुगरील का जो विद्रोह है उसे आसानी से मतलब हालांकि उसको आसानी से तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो बड़ा मजबूत आदमी था और ये वृद्ध था, तो उसको दबाया, वृद्ध था तो थोड़ा समय तो लगा ही होगा बलबन को। तो इस तरह से उसके विद्रोह को बलबन ने दबाया था। अब जो है अपने पुत्र जो उसका एक बच्चा था जिसका नाम बुगरा खां था, वो भी मतलब वो बुगरा खां और उसके साथ बंगाल की तरफ उसे भेजा है और फिर इस तरह से इसने तुगरील का विद्रोह को दबाया है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बलबन के 3 पुत्र थे। एक तो जो था बुगरा खां था, वो दूसरा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा उसका मोहम्मद नाम था, मोहम्मद।
और बुगरा खां। अब जो है आपको बताना चाहते हैं कि तुगरिल का जो है बाद में तुगरिल को पकड़ करके उसका वध कर दिया है और वहाँ से सुल्तान जो है वापस लखनऊ आता है और तुगरिल के समस्त जो मित्र होते हैं, उसके समर्थक होते हैं, उसके सगे संबंधित होते हैं, इन सबको लखनऊ यानी कि बंगाल के बाज़ार में मतलब फांसी के तख्तों पर लटकवा करके इस तरह से उसके विद्रोह का अंत किया है। तुगरिल के विद्रोह के दमन के पश्चात ही जो कहते हैं कि शांति और व्यवस्था जो है वो स्थापित हो पाई है बंगाल में। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे बलबन की मंगोल नीति। बलबन के शासनकाल में हमने इल्तुतमिश के समय में पढ़ाई था कि मंगोल जो आक्रमणकारी के समय में आक्रमण हुए थे मंगोलों के और उस समय किस तरह से खारिज़म के शाह के पुत्र को मतलब अपनी जो भी मतलब बहुत ही नरमी से उसने बताया था कि वो अपने यहाँ शरण नहीं दे सकता और इस तरह से उसको वापस भेज दिया था। अब जो है इस तरह से उसने चंगेज खां के आक्रमण से इल्तुतमिश ने भारत को बचाया था। इसी तरह से अभी भी क्या है कि बलबन के समय में भी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर मंगोलों के आक्रमण का भय बना रहा था। उसके राज्यारोहण के समय मुल्तान, उच्छ, दीपालपुर, लाहौल ये और लाहौर सल्तनत के अंतर्गत थे और सिंधु नदी के पश्चिम की ओर मंगोलों का अधिकार था। पंजाब का अधिकांश भाग भी उन्हीं के अधीन था। तो इस तरह से मंगोलों के जो बराबर सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण जो होते थे तो उसको देखते हुए बलबन ने जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए और उसने अनेक किलों का निर्माण करवाया। पुराने जो किले थे उसको उसने वापस मरम्मत किया और उस किलों को अस्त्र शस्त्रों और सैनिकों से भर दिया। अपने चचेरे भाई जो है शेर खां को सीमांत प्रदेशों का हाकिम बनाया। शेर खां जो था वो बहुत ही बहादुर योद्धा था और उसने सफलतापूर्वक जो है 1270 ईस्वी तक, जब तक कि वो मरा नहीं, मंगोलों के आक्रमणों से भारत के सीमांत प्रदेश जो थे उसकी रक्षा की थी। और शेरखां की मृत्यु के बाद इन सीमांत प्रदेशों को 2 भागों में बांटा था और उसकी सुरक्षा का भाग जो है मोहम्मद खां और बुगरा खां को सौंपा था। मुल्तान, उच्छ और लाहौर का गवर्नर उसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को और तथा समाना सुनम का गवर्नर अपने छोटे बेटे बुगरा खां को नियुक्त किया था और इनके पास शक्तिशाली सेनाएं रखी थी और हिदायत दी थी कि जब कभी भी ये मंगोल आक्रमण करने के लिए उस सीमांत प्रदेशों पर आंख उठाकर भी देखे तो दोनों की सेनाएं उसको मतलब संयुक्त सेनाएं वहाँ पर जाए और उनको मतलब भगा दें किसी भी तरह से। इस तरह से अपने दोनों शहजादों को इस तरह से हिदायत दी थी और उसके कहते हैं कि जब बुगरा खां जो है 1281 ईस्वी में गवर्नर नियुक्त हुआ लखनऊ का, तब समस्त उत्तर पश्चिमी प्रदेश पर मोहम्मद खां के अधिकार में रख दिए गए थे। बलबन ने मंगोलों से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की जो सुरक्षा रखने के लिए जो प्रयास किए थे बेटे, वो सफलता उसे मिली थी।
बलबन के शासनकाल में 1285 ईस्वी में, यानी कि जब अंतिम समय था, अंतिम समय में बलबन के अफगानिस्तान के मंगोल शासक तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोलों का भारत पर एक बहुत ही भयंकर आक्रमण हुआ था। और इस आक्रमण के दौरान मंगोलों से युद्ध करते हुए ये बलबन का जो बड़ा पुत्र जो शहजादा मोहम्मद था वो मारा गया था। और फिर भी मंगोल सल्तनत के किसी भाग पर अपना अधिकार नहीं स्थापित कर सके और उनको बलबन की सेनाओं द्वारा हरा करके भारतीय प्रदेशों से बाहर भगा दिया। और इस प्रकार से बलबन की जो नीति, बलबन की मंगोलों के प्रति जो नीति थी वो पूरी तरह से सफल हुई थी। इतना जरूर है कि उसने अपने बड़े जो प्रिय पुत्र जो था उसको खो दिया था। अब जो हम ये इसकी बलबन की मंगोल नीति थी। अब आगे हम पढ़ेंगे बलबन की मृत्यु। मंगोलों के साथ युद्ध करते हुए फरवरी 86 ईस्वी में बलबन का जो बड़ा पुत्र मोहम्मद की मृत्यु हो गई। तो वो बहुत ही योग्य था, सम्राट का प्रिय पुत्र भी था। सम्राट की आशा थी कि ये बेटा जो मेरा है वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मेरे सिंहासन को वो संभालेगा और इस वंश की लाज रखेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जो होनहार जो उसका बेटा था वो मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया। तब क्या है कि बलबन जो है इससे बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो दिन रात मतलब अपने पुत्र को याद कर कर के रोया करता था। और इस तरह से ऐसा है कि वो इस पुत्र के गम को वो इतना मतलब इतना अपने दिल से लगा दिया कि वो वापस जो है उससे उभर नहीं पाया। और इसी में ही मतलब इसी दुख में ही और वो जो है दुख में ही वो जीवन के कुछ दिन अंतिम दिनों को बिताने लगा। अब जो है उसने चाहा कि मैं बुगरा खां को, अपने छोटे बेटे बुगरा खां को सिंहासन दे दूं। लेकिन ऐसा बुगरा खां को जब सिंहासन सौंपा तो बुगरा खां जो था वो थोड़ा आराम पसंद था, उसमें जिम्मेदारियां संभालने की क्षमता नहीं थी। तो 3 महीने में ही वो सिंहासन को जैसे वैसे संभाला भी नहीं बराबर, और वो लखनऊ थी यानी बंगाल भाग गया। और इससे मतलब है जो बूढ़े सुल्तान बलबन को बहुत दुख हुआ कि अब मेरी गद्दी का वारिस कौन बनेगा। तो अंत में उसने मजबूर होकर के अपना जो बड़े पुत्र मोहम्मद का बच्चा था कै खुसरो, उसको अपना उत्तराधिकारी नामजद किया कि अब इसके बाद ये मतलब मेरा जो छोटा ये बलबन मेरा जो मोहम्मद का बेटा है वही उत्तराधिकारी बनेगा। और इसके कुछ दिनों बाद ही 1287 ईस्वी में बलबन जो है इस दुनिया से विदा हो गया। बलबन के हम कार्यों का मूल्यांकन जो है अब हम करेंगे। शासक के रूप में बलबन की जो उपलब्धियां थी वो बहुत ही सराहनीय थी। उसने नवस्थापित तुर्की सल्तनत को सुदृढ़ किया था और उसके लिए उसने जो इल्तुतमिश के बाद जो जिस तरह से रजिया के भाइयों ने, जैसे तो सौतेले भाइयों और माँ ने जो जिस तरह के उस समय शासन कार्य में जो शिथिलता आई थी, तो रजिया को टिकने नहीं दिया था और उसका वध करा दिया था। तो उसके बाद जो उसने शासन तंत्र में जो शिथिलता आई थी, बलबन अगर नहीं आता तो ये पूर्णतः तुर्की साम्राज्य जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाता। क्योंकि हालांकि रजिया के भाई नासिरुद्दीन महमूद ने
20 साल तक शासन किया, लेकिन वो एक नाम मात्र का था, क्योंकि वो तो धार्मिक कार्यों में ही कुरान पढ़ने, नमाज पढ़ने में लगा रहता था और शासन की सारी बागडोर जो है बलबन को सौंपी थी। तो इस वजह से क्या है कि बलबन जो है बाद में वो निर्विरोध, उसकी मृत्यु के बाद, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद निर्विरोध शासक बना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर बलबन नहीं आता तो दिल्ली सल्तनत का कब से, दिल्ली सल्तनत की जो अभी जो नव स्थापित थी और कोई ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, तो उस कब से नष्ट भ्रष्ट हो जाता। लेकिन बलबन ही एक ऐसा था कि उसने मतलब उसका जो मूल्यांकन करे तो सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने जिस तरह से ताज की प्रतिष्ठा या सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए जो कार्य किए, हालांकि उसके ये कार्य से मतलब बहुत से तुर्की और बहुत से दूसरे जो लोग थे वो नाराज़ भी हुए थे, क्योंकि उसने दरबार में भय फैलाया था और पार्टियों को बंद किया था, है न, पायपोश और जो सिजदा और पायपोश की प्रथा शुरू की थी, जिस तरह वो हिंदू किसानों का और हिंदू राजाओं का विद्रोह जो थे उसका दमन किया था, 40 गुलामों के दल का उसने नाश किया था। लेकिन फिर भी उसने सेना में जो है उसने पूर्ण गठन किया था, गुप्तचर विभाग का जो गठन किया था। तो इस तरह से एक तरह से हम देखें तो बलबन ने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे और इससे जो है दिल्ली सल्तनत जो है उसकी जो जिसमें शिथिलता आ गई थी वो वापस उसमें मजबूती आई थी। बलबन ने मंगोलों का आक्रमण का दमन किया सफलता से और इसके अलावा इसने तुगरील का दमन किया। तो हम सब चीज़ों को देखते हैं तो बलबन का जो प्रयास रहा था वो निसंदेह बड़ा सराहनीय रहा है। अब जो है बलबन की मृत्यु के बाद जो है जो 2 शासक आए थे, बलबन की मृत्यु से पहले ही उसने अपने जो मरहूम बेटे मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। फिर वो के खुसरो को नियुक्त किया था। फिर क्या है कि बाद में कुछ अमीरों के कहने पर के खुसरे के स्थान पर बुगरा खां को किया था। बुगरा खां जो है नाम मात्र, वो मतलब वो उसने कोई रुचि नहीं ली और वो अपने दिल्ली सल्तनत को गद्दी को छोड़ करके बंगाल चला गया और वहीं पे ही वो बंगाल में रहने लगा। और इस तरह से उसकी लापरवाही से बलबन को बड़ा दुख हुआ था। इसके बाद क्या है कि कुछ समय के बाद जो है बलबन के जो केकुवाद जो है उसको उसने सिंहासन पर बिठाया था, जिसकी आयु उस समय 17 साल के करीब थी। लेकिन केकुवाद जो है उसका लालन पालन जो है बलबन के कठोर नियंत्रण में हुई थी। वो बेचारा मतलब ऐसा जीवन मतलब इतने कि कभी वो मद्यपान भोग विलास में कभी किसी स्त्री का, सुंदर स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। तो इस वजह से वो बड़े कठोर नियंत्रण के में रहा था, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा शासन नहीं संभाल पाया। अब जो है केकुवाद गद्दी पर बैठा था, उसके जो केकुवाद के कुछ समय के बाद फिर बाद में क्यूमस जो है वो बैठा है। और इस तरह से ऐसा कहते हैं कि केकुवाद को जो है केकुवाद के बाद क्यूमस बैठा था और क्यूमस का संरक्षक जो है जलालुद्दीन खिलजी बन गया था। जलालुद्दीन खिलजी जो अब खिलजी वंश पढ़ेंगे हम, तो इसने क्या किया कि केकुवाद का वध करवा दिया और वो खुद ही मतलब क्यूमस जो था उसका संरक्षक बन बैठा था। और कुछ समय के बाद उसने जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमस का वध करा करके मार्च 1290 में वो खुद सिंहासन पर बैठ गया था। इस तरह से
क्यूमस के शासनकाल का भी अंत हुआ था। हम एक बात याद रखने योग्य है कि दिल्ली का एक किलो खरी करके एक इलाका है जो पहले एक अलग था। वहाँ पर कैकुवाद ने मतलब एक महल बनाया था जिसको लाल महल कहते हैं, किलो खरी का महल कहते हैं। उस महल का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है बच्चों, थैंक यू।